Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir, Commerce section. In business studies, we are in chapter 5, organizing. And yet now we already see about definition of organizing, types of organizing structure. There are two types of organizing structure: functional structure and divisional structure. And also we did about the advantage, disadvantage and suitability of both these structure. After that we तो जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को हमने फंक्शनल और डिविजनल के रूप में पढ़ा है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है. अब हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान रहे हैं पिछले वीडियो से. और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही पैदा होता है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन और पॉलिसीज नहीं होते हैं, बल्कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पैदा होता है. और वो क्या है, वो टोटली इंटेंजिबल है. वो लोगों के ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत लोगों के ग्रुप में काम करने के कारण उनमें जो आपसी समझ, लगाव और आपसी रिलेशनशिप पैदा होता है, जो उनके सोशल, मेंटल और बहुत सारी नीड्स को पूरा करता है, वो जो एक रिलेशनशिप, एक बॉन्डनेस पैदा होता है विद इन अमॉन्ग एम्प्लॉयज, उसे हम इनफॉर्मल स्ट्रक्चर कहते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे एडवांटेज थे, फीचर्स थे कि वो उसमें कम्युनिकेशन का कोई सर्टेन वे नहीं होता है, वो सोशल मेंटल नीड्स पूरा करता है एम्प्लॉय का, वो काम को एक्सेलरेट करता है, बेहतर कोऑर्डिनेशन देता है ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, वर्किंग रिलेशन को बहुत क्लियरली डिफाइन करता है. देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. और हम लोग पिछले वीडियो में ये भी देखे थे कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट व्यू ऑफ organizational goal. And if in an formal organization there is a well structured informal organization, then that organization may easier achieve their objectives or goals. In this video we talking about the advantage of informal organization. देखिए एडवांटेज क्या होते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग जान गए हैं. अब इसके एडवांटेज पर जब हम गौर करेंगे तो एवरीथिंग गोइंग टू बी क्लियर इन फ्रंट ऑफ अस. दैट पहला है कि प्रेस्क्राइब लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें कम्युनिकेशन को किसी सर्टेन वेज, किसी सर्टेन पाथ को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, जैसे टॉप लेवल टू मिडिल लेवल, मिडिल लेवल टू लोअर लेवल. ऐसे किसी कम्युनिकेशन पाथ को हम फॉलो नहीं करते हैं. कम्युनिकेशन कैन ट्रेवल फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनी सोर्स. तो इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड लाइंस कम्युनिकेशन के फॉलो नहीं किए जाते हैं और ये एक एडवांटेज है. इससे हो सकता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान तेज हो विद इन ग्रुप ऑफ पीपल, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और कार्य की गति तेज हो जाए. दूसरा है it provides a sense of belongingness and gives due respect to social and psychological needs. हम लोग जानते हैं कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में चूंकि ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे भी होता है, वहां पर बहुत तरह के लोग बाहर से भी, विभिन्न समाज से, विभिन्न जातियों के वर्ग के लोग कार्य करते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें अकेलापन महसूस होता है. तो ऐसे में वर्क प्लेस पर जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज होता है उससे उन्हें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस प्राप्त होता है कि वो अपने जगह के लोगों को मिल पाते हैं, अपने जगह के लोगों से बात कर पाते हैं, उन्हें अपनी भावनाएं अवगत करा पाते हैं. दूसरा बात है कि उन्हें अपने समारोह में,
अपने उत्सवों में, अपने पार्टियों में उन्हें बुला पाते हैं। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ वे टू फुलफिल द साइकोलॉजिकल मेंटल नीड्स एंड सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय, एंड it is more important rather than economic needs of an employee। तो एम्प्लॉय को मेंटली बहुत सुदृढ़ करने के लिए, मेंटली बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसे समाज उसको रिकॉग्नाइज करे, ऑर्गेनाइजेशन में उससे अपने जैसे लोग दिखे, मिले, उनसे उनके संबंध स्थापित हो और उनसे उनकी सामाजिक आवश्यकताएं पूरी हों, साइकोलॉजिकल आवश्यकताएं पूरी हों, और ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बखूबी करता है। तीसरा है, इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी एनवायरनमेंट फॉर इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा कि पिछले में हमने पढ़ा था कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सोचता है, बहुत सारे डायरेक्शन, बहुत सारे इनोवेशन और क्रिएटिविटी कर सकता है एट इंडिविजुअल बेसिस, एंड इट मे बी दैट दोज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन दे कैन अप्लाई इन देयर ओन डिपार्टमेंट्स एंड they can work in a better way. So the creativity and innovation is the prime advantage of informal organization. Fourth, it contributes to fulfillment of goals, promoting the feeling of cooperation among employees. हमने पहले भी कहा है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो लोगों का एक समूह होता है उसमें कॉर्पोरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, सहयोग की भावना बहुत ज्यादा हो जाती है, एक mutual, there is a mutual understanding among employees, and which create a coordination, a cooperation, a integration among employees, and that cooperation, integration and coordination help or fulfill the or help to achieve the goal of the organization, and it is going to be accelerate the process of achieving goals of the organization, because workers as workers of that organization were within informal organization, they were cooperated with each other, they were integrated with each other, and they coordinated with each other, and due to this the achievement of goals became so easier for an organization. Now we turn on disadvantage of informal organization. ऐसी ही बात नहीं है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के केवल लाभ ही हों, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, और डिसएडवांटेज इस तरह से हैं। पहला है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्प्रेड रूमर्स। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में, चूंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई प्रिस्क्राइब लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो नहीं किए जाते हैं, तो ऐसे में कभी कभी unnecessary rumors about management, about a certain worker or about any certain policies or rules, ये सब फैल जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हानिप्रद होते हैं और मैनेजमेंट इससे प्रभावित होता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की सबसे पहली जो खामी है, डिसएडवांटेज है, वो है कि स्प्रेड रूमर्स बहुत की गॉसिप के रूप में, फ्री कम्युनिकेशन के रूप में ये रूमर्स बहुत फैलते हैं और इसका कहीं ना कहीं कुप्रभाव ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। दूसरा है, इट अपोजेस द पॉलिसीज एंड चेंजेस ऑफ मैनेजमेंट। व्हेनेवर देयर इज सम changes introduced by management or some policies were changed by management, a group of people within informal organization, they oppose those changes and policies on behalf of their unity, on behalf of their numbers of employees. तो ये सब करके वो अपोज करते हैं, वो उन पॉलिसियों का खंडन करते हैं, उन चेंजेस का विरोध करते हैं। तो ये दूसरी बड़ी खामी है, क्योंकि एम्प्लॉय का एक ऐसा वर्ग होता है जो अदृश्य होता है लेकिन वो आपस में जुड़े होते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अदृश्य होता है लेकिन उसमें जो लोग होते हैं वे बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं, वो सामने दिखता नहीं है लेकिन उनका बॉन्ड काफी मजबूत होता है। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन के सामने ऐसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी ऐसे लोगों के ग्रुप से निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। व्हेनेवर दे
willing to introduce some innovation or changes their policies, and most of time these policies and changes were going to be opposed by those informal organizations. Third है, it generally prefer a status quo and existing work routine. जनरली ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लोग, यानी कि हम लोग जानते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं वे ऑल टर्न अप इनटू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज, तो वो सारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी होते हैं क्योंकि उनका बाहरी भी एक संबंध होता है। और ये जितने भी ग्रुप होते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, ये जो एग्जिस्टिंग वर्क और ग्रुप और रूटीन है इसी को ये फॉलो करना चाहते हैं। इट जनरली प्रेफर स्टेटस क्यो एंड एग्जिस्टिंग वर्क रूटीन, यानी ये बदलाव नहीं चाहते हैं, टाइमिंग में बदलाव नहीं चाहते हैं, वर्क नेचर में बदलाव नहीं चाहते हैं, वर्क कल्चर में बदलाव नहीं चाहते हैं, ये किसी तरह के नए नियम और कानूनों को नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो जैसा है वैसा चलता रहे। देयर नो चेंज इन वर्किंग नेचर, वर्किंग कल्चर, वर्किंग टाइमिंग, एवरीथिंग। तो वो एक रूटीन वे में उन कार्यों को परफॉर्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि दैट रूटीन शुड बी constant for a long time period and there were no change they willing to be acquired. So it is a third most important disadvantage of informal organization. Fourth है, it gives importance to individual interest as compared to organizational interest. Individual interest को वो ज़्यादा महत्व देते हैं organizational interest के जगह पर। तो informal organization में individual interest, because individual relations became most important, individual understanding, individual relation, feelings of understand the feelings of other person, इन सब बातों की बहुत ज़्यादा महत्व होने के कारण इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी किसी एक व्यक्ति का इंटरेस्ट और लाभ जो है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के आगे, गोल और उसके इंटरेस्ट के आगे कम पड़ जाते हैं। और इसलिए हम कभी कभी देखते हैं कि किसी छोटी सी बात को लेकर फैक्ट्रियों में और ऑर्गेनाइजेशन में लॉकआउट्स हो जाते हैं, स्ट्राइक हो जाते हैं, तालाबंदियां हो जाती हैं। तो इट्स ऑल ड्यू टू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट बहुत हायर पे चला जाता है रेदर देन द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत घाटे का सौदा होता है। लास्ट है, इट प्रेशराइज टू मेंबर्स टू कंफर्म टू ग्रुप एक्सपेक्टेशंस। ये जो ग्रुप बनते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, लगभग सभी कामगार उस ग्रुप में होते हैं, और ये संभव है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक हो लेकिन उसके अंतर्गत इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे ग्रुप हो, जैसे जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बहुत सारे, या डिपार्टमेंट्स के आधार पर बहुत सारे ग्रुप बन सकते हैं। तो ऐसे जो ग्रुप बनते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, ऐसे ग्रुप जो होते हैं वो अपने सारे मेंबर को प्रेशराइज करते हैं ये कंफर्म करने के लिए और ये फुलफिल करने के लिए कि ग्रुप के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जान लीजिए कि ग्रुप के जो मीटिंग्स हैं, ग्रुप के जो एक्टिविटीज हैं, every member have to be must participate in those meetings and activities, and for this they are pressurized. That is also a disadvantage of informal organization, क्योंकि कभी कभी हर आदमी ग्रुप में और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो रहना चाहता है लेकिन उनके सभी नियमों और कानून को मानना नहीं चाहता है, वो जस्ट फ्रेंडली रिलेशनशिप रहना चाहता है। लेकिन ऐसे में यदि उस मेंबर को उस ग्रुप की सारी बातें, सारे मीटिंग, सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेशराइज किया जाता है तो ये उस वर्कर के सामने कभी कभी समस्या पैदा करती है। तो इस तरह से ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेज हैं और ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत पैदा होता है और इसके अपने लाभ
और हानियां हैं, लेकिन अगर कार्यस्थल की और कार्य की प्रकृति के हिसाब से हम सोचे तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये वर्कर्स को बूस्टअप करता है, उन्हें मेंटल सपोर्ट देता है और उन्हें बहुत तरह के फीडबैक देता है, और इस कारण से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जरूरत है उसके डिसएडवांटेज को मिनिमाइज करने की। इन दैट वे वी कंप्लीट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, their advantages and disadvantages. In next video we are going to move the last topic of this chapter, organizing, delegation. Till then you have to be prepared your notes in homework or fair notebook on this topic. This is the very important topic because most of year in board examination the question were asked from this chapter, this topic. So you all required to remember and must be fair in your homework notebook. Till then, bye. Stay home, safe home.